जय हिंद स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी यूनिट है वो दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब वो दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। दो चैप्टर, जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमें बताता है कि प्रिंसिपल्स के बारे में, कि कोई भी प्रोसेस होती कैसी है या कोई भी प्रोसेस को करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो पहला तो यही हो गया। और जो दूसरा चैप्टर है वो हमें बताएगा किसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में। चलो ठीक है भाई, तुमने कोई ना किसी प्रोसेस के बारे में हमें बता दिया कि कोई ना कोई प्रोसेस होती कैसे है, लेकिन अब हम इस चीज़ की बात करेंगे ना कि उस प्रोसेस की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब वो प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये यूनिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का एक सिंपल सा मतलब है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ ताकि जल्दी समझ में आए। देखो, जो बायोटेक्नोलॉजी होता है, ये कलर नहीं दिख रहा, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी होता है उसका मतलब क्या होता है। देखो, इस वर्ड को तोड़ के देखो। ठीक है, अब जब मैं इस वर्ड को तोड़ के देखूंगा तो यहाँ पर आया क्या, बायो। और क्या आया, टेक्नोलॉजी। मतलब बायो का मतलब लिविंग होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक होता है। मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये कि जब हम बायोलॉजी में टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, टेक्निक्स का। वो टेक्निक कोई भी हो सकती है। इवन मैंने बात कर ली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, बात कर ली, टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर ली, इसकी बात कर ली, पीसीआर की बात कर ली। अब पीसीआर की बात कर ली मैंने, तो वो भी तो एक टेक्निक है कि जब हम बायोलॉजी के अंदर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को बेटर बनाने के लिए, या उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको बेटर बनाने के लिए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग, किन की बात करता है, टेक्निक्स की बात करता है, ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, की लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हुए और एंजाइम्स का यूज़ करते हुए, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स यूजफुल टू ह्यूमंस, की उनसे जो प्रोडक्ट हमें बनाने हैं वो यूजफुल प्रोडक्ट बनाने हैं। तो उसका मतलब होता है क्या, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है, आप सिंपल सी अगर मैं लैंग्वेज में समझाऊँ ना आपको, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ टेक्निक हम जब ऑर्गेनिजम्स को बेटर बनाते हैं या उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, उसको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए जिन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की। जो बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है, जो टर्म है, वो किसने दी थी, कार्ल एरिपे ने दी थी और 1919 में दी थी। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो है, इन्होंने भी अपनी खुद की डेफिनेशन दी थी। इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहा गया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है, कि इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब है मिलना। क्या है, मिलना। इंटीग्रेशन है किसका, नेचुरल साइंस का, कि साइंस, अगर मैं साइंस, नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का मतलब ऑर्गेनिज्म और नेचुरल साइंस का क्या है, इंटीग्रेशन है। वो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कोई सेल हो सकती है, या कोई पार्ट ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, मतलब मोलिकुलर, यहाँ पर नेचुरल साइंस वर्ड का मतलब है टेक्निक से है। तो टेक्निक और ऑर्गेनिज्म, इन दोनों को जब इंटीग्रेट करके हम बेटर चीज़ बनाते हैं ना, ठीक है, तो मोलिकुलर एनालिसिस जब हम करते हैं या कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं या तो सर्विसेज की बात करते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो, जो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब होता है कि पूरी की पूरी जो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस बेस पर है, उसका कोई ना कोई बेस होगा, कोई ना कोई सिद्धांत होगा, जब उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम दो दो प्रिंसिपल्स की या दो टेक्निक की बात करते हैं। क्या करते हैं, दो प्रिंसिपल या दो टेक्निक की बात करते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। ठीक है, दो कोरिया टेक्निक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। देखो, ये वर्ड ही अपने बारे में बता रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक का मतलब जीन लेवल पे, जीन लेवल का मतलब क्या, जीन लेवल का मतलब क्या होता है, आरएनए या डीएनए। जब हम आरएनए या डीएनए की बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं, आरएनए की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं। इंजीनियरिंग का, देखो, इंजीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब वो इंसान जो कोई ना कोई चीज़ बनाता है या कोई ना कोई किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन करता है। इंजीनियर्स क्या करते हैं, है ना, वो मतलब कोई ना कोई नई चीज़ बना रहे हैं या किसी ना किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं ऑफ एट डीएनए आरएनए, ठीक है, मैंने बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या बताया था, टेक्निक का यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स को बेटर बना। अब मैं ऑर्गेनिज्म को अगर बेटर बना रहा हूँ तो मैं उसके डीएनए आरएनए में चेंज करूंगा। एक सिंपल सी बात है, अगर डीएनए आरएनए में चेंज करूंगा तभी जाके उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और तभी जाके तो वो मतलब थोड़ा बहुत चेंज होगा। ओके,
तो डीएनए आरएनए में चेंज करना एंड इंट्रोडक्शन टू अनदर होस्ट। बस ये याद रखना कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिया, इस ऑर्गेनिज्म के पास अपना खुद का क्या था, इस ऑर्गेनिज्म के पास अपना खुद का डीएनए था। अब मुझे इसके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करनी है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। मैं क्या करूँगा कि इस ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है, इसके डीएनए को मैं मॉडिफाई कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग, जिसकी ज़रूरत मुझे है, जैसे डीएनए की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, मॉडिफाइड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस सेल। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करने के बाद अब इस मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल को, इस डीएनए को मैं किसी दूसरी सेल में डाल दूंगा। किसमें डाल दूंगा? दूसरी सेल में। ठीक है, ताकि मैं इसको भी मॉडिफाई कर पाऊँ। तो इसका मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इससे क्या होगा, फिनोटिपिक, और जो ये चीज़ होगी इससे मेनली फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। फिनोटाइपिक कैरेक्टर देखो, फिनो का पी मतलब फिजिकल और पी मतलब फिनो। आपने फिनोटिपिक रेशियो पढ़ी थी, तो वही चीज़ से, उसी चीज़ से इसको रिलेट करो। फिनोटाइप का मतलब होता है जब किसी के एक्सटर्नल कैरेक्टर, अगर मैं किसी के डीएनए में बदलाव करूँगा तो उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर तो चेंज होंगे। तो दो प्रिंसिपल थे। पहला प्रिंसिपल क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद जो दूसरा जो टेक्निक है या दूसरा जो मेथड है उसे हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड। देखो स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या बोलता है, ये कहता है स्टेरिलाइजेशन मेथड टू मेंटेन ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स। देखो मुझे पता है कि जब भी कोई प्रोसेस, या हम सबको पता है कि जब भी कोई प्रोसेस परफॉर्म की जाती है तो सबसे पहले हम उस प्रोसेस में यूज़ होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जितने भी ग्लास जा रहे हैं सबको अच्छे से क्लीन करते हैं। ठीक है, अगर मान लो भाई मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूँ या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और बीच में अगर कोई वायरस आ गया, तो बीच में कोई कंटेमिनेशन आ गई, तो उनको अच्छे से साफ़ किया जाता है ना। साफ़ करने के बाद एक प्रोसेस किया जाता है जिसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, की अल्कोहल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अल्कोहल से आपको याद आता है कि हमारा जो सैनिटाइज़र होता है ना, सैनिटाइज़र हम उसमें अल्कोहल होता है, 70% अल्कोहल होता है ना उसके अंदर। ठीक है, कि 60 to 70% होता है कि वो जब हम सैनिटाइज़र को स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद होता क्या है कि जहाँ पर मैं स्प्रे करूँगा तो हम तो यही सोचते हैं ना कि वहाँ पर जो मतलब वो माइक्रोब जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं वो सब मर जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से स्टेरिलाइजेशन वर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ग्लास जार है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होने हैं, जो किसी प्रोसेस में यूज़ होने हैं, उनको क्लीन करना, उनको स्टेरलाइज करना। स्टेरलाइज का मतलब है उनको बैक्टीरिया फ्री बनाना, उनको स्मॉल और माइक्रोब्स फ्री बनाना। ठीक है, या तो अल्कोहल डाल के, या तो उनको किसी बर्नर के ऊपर रख के। बर्नर मतलब मैं एक सिंपल से भाषा में कहूँ कि उनको आग के अंदर तपा के, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो डिजायर्ड माइक्रोब्स हैं सिर्फ उन्हीं की ग्रोथ को मैनिपुलेट करना, और वो लार्ज क्वांटिटी में होनी चाहिए, क्योंकि हमें सबके लिए प्रोडक्ट बनाने हैं ना। सबसे बढ़िया एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, ये सारे के सारे स्टेरिलाइजेशन मेथड से बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेसिक स्टेप क्या क्या है। ठीक है, जीएमओ का था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको जीन लेवल में मॉडिफाई किया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो सबसे पहले मैं उस डीएनए को आइडेंटिफाई करूंगा जिसके ऊपर मुझे सारी प्रोसेस करनी है ना। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या था कि किसी भी डीएनए को, आरएनए को मॉडिफाई करना। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। हमें बड़े अच्छे से पता है जो जीन होते हैं वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अब जैसे मैंने उस डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस डीएनए को इंट्रोड्यूस करना किसी दूसरी सेल के अंदर, और जब हम उस डीएनए को किसी दूसरी सेल में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जो वो डीएनए जो होता है उस डीएनए को हम बोलेंगे क्या, आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैंने उसको किसी दूसरी सेल में, कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक डिजायर्ड डीएनए ले लिया। अब इस डिजायर्ड डीएनए को मैंने डाल दिया किसी दूसरी सेल के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही दूसरी सेल के अंदर डाल दिया, डालने के बाद अब दूसरी सेल के अंदर ये जो डिजायर्ड डीएनए है ये अपनी भी कॉपी बनाएगा। ठीक है, द मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट एंड जीन क्लोनिंग का मतलब होता है कि अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना। ठीक है, 1972 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने कंस्ट्रक्ट किया था पहला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसा क्या किया था, कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, तो आप बताओगे स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने।
1972 में। अब एक बात याद करते हैं कि मान लो, अब देखो मैंने क्या बताया था कि एक डीएनए होता है जो डिज़ायर डीएनए, जो हमारी मनपसंद का है, जो हमारी मर्जी का है, ठीक है। अगर मुझे वो किसी सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो ये जो डीएनए जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस डीएनए को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अंदर जाकर वो डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। अब जब डिज़ायर डीएनए किसी दूसरी सेल के अंदर, ये जो सेल होती है जिसके अंदर हम डालते हैं, इस सेल को बोलते हैं होस्ट सेल। क्या बोलते हैं, होस्ट सेल। ये होस्ट सेल होती है, इसको होस्ट सेल बोलते हैं। जैसे होस्ट है ना, होस्ट, ठीक है। अब जैसे अंदर जाएगा तो मल्टीपल कॉपी बनाएगा। मल्टीपल कॉपी बनाने को क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग, क्योंकि क्लोनिंग वर्ड आया है। अब हम बात करते हैं कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है, कि कैसे हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो मुझे एक जीन इनकोड करना है एंटीबायोटिक का, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सेल है, ये एक सेल है। ये बेचारी सेल क्या करती है कि एंटीबायोटिक क्या होती हैं, याद रखना, एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरिया को किल करती हैं। किसको मारती हैं, बैक्टीरिया को। डॉक्टर आपको देते हैं ना, मान लो आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हुआ है, ठीक है, तो डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक की गोलियां देता है। वो एंटीबायोटिक की गोलियां करती क्या, अंदर जाके जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको मार देती है। उसी तरीके से अभी मुझे ये जो सेल है, ये कि जिसके ऊपर मैं एंटीबायोटिक डाल दूँ तो ये मर जाएगी, लेकिन मुझे अब इस सेल को बचाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाहर से एक क्या लूँगा, अब मैं बाहर से सबसे पहले मैं एक डिज़ायर डीएनए लूँगा। मेरे पास एक डिज़ायर डीएनए है और इस डिज़ायर डीएनए के ऊपर क्या, इस डिज़ायर्ड डीएनए के ऊपर एक जीन प्रेजेंट है। हमें पता है डीएनए में जीन होते हैं, तो ये जो जीन प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, ये जीन जो है, इस जीन के पास कैपेसिटी है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब कि जिसके पास ये जीन होगा ना, उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर होगा ही नहीं। रेजिस्टेंट वर्ड का मतलब यही होता है, ठीक है, कि अगर मैं इस जीन के ऊपर एंटीबायोटिक भी डाल दूँ ना तो ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। अब देखो, एक जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, अब होगा क्या, अब मेरे पास जो ये डीएनए है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, अब इसको मुझे डालना है किसके अंदर, इस सेल के अंदर डालना है, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैं इस सेल के अंदर डाल दूंगा, डालने के बाद अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इस सेल के पास आ जाएगा। जैसे ही सेल के पास आएगा, अब ये सेल भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगी और जिसके ऊपर एंटीबायोटिक कोई काम ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे अभी। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जीन इनकोडिंग, ऐसा जीन लेंगे, जीन इनकोडिंग जो क्या हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो, इन द नेटिव प्लाज्मिड के अंदर, समझाऊंगा अभी, और वो किसके अंदर, सैल्मोनेला टाइफाई म्यूरियम के अंदर, ठीक है। देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये वाली चीज़। मुझे इसमें कोई खाली स्लाइड दिख जाए, कोई बात नहीं, समझाता हूँ। देखो समझो, मान लो, जस्ट वेट अ मिनट, देखो मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है क्या, रिकॉम्बिनेंट। मुझे बनाना है क्या, बनाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, ठीक है। और जिसको कौन सा डीएनए बोलते हैं, आर डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर डीएनए, ठीक है। ओके, समझते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या लूँगा, सबसे पहले मैंने लिया एक डिज़ायर्ड डीएनए। डिज़ायर्ड डीएनए का मतलब होता है वो डीएनए जो मेरे इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया डिज़ायर्ड डीएनए। मैंने डिज़ायर्ड डीएनए लिया, ठीक है। अब ये वो डिज़ायर्ड डीएनए है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन होता है, ओके। अब
अब मैं लेता हूँ एक और डीएनए जिसका नाम होता है, अब एक चीज़ और इस तरह से, अब मैं लेता हूँ प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या चीज़ होती है, समझो इस चीज़ को थोड़ा सा। देखो प्लाज्मिड भी एक तरह का, जो प्लाज्मिड होता है, इस चीज़ को समझते हैं कि देखो जैसे जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेक्टर, मॉलिक्यूलर व्हीकल। क्या बोलते हैं प्लाज्मिड को? मॉलिक्यूलर व्हीकल। और ये जो हमारे पास व्हीकल, देखो व्हीकल का काम क्या होता है कि जब मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, व्हीकल का काम क्या होता है कि यहाँ से वहाँ किसी चीज़ को ट्रांसफर करना। जैसे बस होती है, बस जो है हमारे लिए यूज़फुल है कि वो हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, तो वो सब इसमें देखना है। ठीक है, देखो अब ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये एक सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल है, जो किससे हमें मिलता है? जो हमें मिलता है सैल्मोनेला टाइफाई म्यूरियम से। तो प्लाज्मिड हमें किससे मिलता है? सैल्मोनेला टाइफाई म्यूरियम से। ठीक है, अब होगा क्या, अब इन दोनों के ऊपर मैं एक एंजाइम का इस्तेमाल करता हूं, जिस एंजाइम का यह नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसका इस्तेमाल करता हूं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। पर एक चीज़ याद रखना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है, जो इस पर भी यूज़ होगा, इस पर भी यूज़ होगा, और जो इस पर भी यूज़ होगा, ठीक है, जो दोनों पर यूज़ होगा वो सेम होगा। कैसा यूज़ होगा? सेम। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यूज़ करेंगे। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसका काम होता है किसी भी चीज़ को काटना। ठीक है, प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं? एक तरह का मॉलिक्यूलर वेक्टर होता है, मॉलिक्यूलर व्हीकल या इसका प्लाज्मिड का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मिड का दूसरा नाम है वेक्टर। प्लाज्मिड का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर। ये एक तरह का वेक्टर है। अब देखो ध्यान से, मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था उसका काम क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस पर भी कट लगाया और इस पर भी कट लगाया। जैसे इसने इस पर कट लगाया, कट लगाने के बाद हमारे पास क्या आता है? कट लगाने के बाद देखो, जैसे इसने कट लगाया, कट लगाने के बाद हमारे पास इस तरीके से वो एक डीएनए आता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट था? जीन प्रेजेंट था। अब उसी तरीके से अब जो कट लगा दिया, तो अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों पे कट लगाएगा। कट तो इस पर भी लगाएगा और इस पर भी कट लगाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इस पर कट लगेगा। जैसे इस पर कट लगेगा तो इस तरीके से हमारे पास ये प्लाज्मिड आ जाएगा। अब बात सोचने की है कि सर आपने जो कट लगाया है कि अब सेम एंजाइम का इस्तेमाल क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि जो कट लगता है प्लाज्मिड पर और जो कट लगता है डिजायर्ड डीएनए पर, वो एक दूसरे के बेस पेयर्स को मैच करके लगता है। ठीक है, कि जिस पोजीशन पे कट ये यहाँ पर लगाएगा, उसी पोजीशन पे कट ये यहाँ पर लगा रहा है। ठीक है, ताकि ये दोनों आराम से अटैच हो सकें। ठीक है, हमारे पास ये डिजायर्ड डीएनए था, वो हमारे पास ये प्लाज्मिड था। अब होगा क्या? होगा ये कि आगे जाके हमें क्या देखने को मिलता है? आगे जाके देखने को ये मिलता है कि हमारे पास ये आ गया और साथ में हमारे पास ये आ गया। तो इस तरीके से हमें मिलता है हमारा आरडीएनए। इसी को ही बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, कि जब मुझे किसी डीएनए को, देखो मुझे ये जो डिजायर्ड डीएनए था ये मुझे किसी दूसरी सेल में भेजना है, लेकिन इस डिजायर्ड डीएनए को जब मैं दूसरी सेल में भेजूंगा तो ऐसा नहीं है कि इसको पकड़ के सीधा डाल दिया, नहीं। इस डिजायर्ड डीएनए को दूसरी सेल में भेजने के लिए मुझे किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। जब मुझे किसी न किसी की हेल्प चाहिए तो मैंने किसको यूज़ किया? प्लाज्मिड को यूज़ किया, जिसको वेक्टर बोलते हैं। ये प्लाज्मिड मुझे किससे मिलता है? एक सैल्मोनेला टाइफाई म्यूरियम है, उससे हमें ये बेसिकली मिलता है। अब ये एक मॉलिक्यूलर व्हीकल है। व्हीकल क्यों? क्योंकि इस डीएनए की हेल्प कर रहा है अगली सेल में भेजने के लिए। तो मैंने क्या किया? मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके मैंने क्या किया? दोनों के ऊपर कट लगाया, दोनों के ऊपर सेम साइट पर कट लगे, इसलिए मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया। ठीक है, जैसे कट किया तो कट करने के बाद मेरे पास दोनों कट आ गया। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया अब मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली एक एंजाइम जिसको बोलते हैं क्या? लाइगेज। क्या बोलते हैं? लाइगेज का जो दूसरा नाम होता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। जैसे मॉलिक्यूलर सीजर थी ना, काटने के लिए, चिपकाने के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू। तो हुआ क्या कि ये दोनों आपस में अटैच हो गए। अटैच होके अब मेरे पास जो आया है ये वाली चीज़, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, तो उसके प्रॉपर स्टेप क्या है? सबसे पहले वी टेक अ डिजायर्ड डीएनए या आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट,
उसके बाद एंड ऑल्सो टेक क्या लेंगे, मोलिकुलर व्हीकल प्लाज्मिड लेंगे, एंड प्लाज्मिड आर obtained from Salmonella typhi, and then we use restriction enzyme, we use same restriction enzyme, ठीक है, जो सेम कट लगाए डिजायर्ड डीएनए के ऊपर भी और कहाँ पर भी, इस प्लाज्मिड के ऊपर। उसके बाद देन जब हमारे पास कट आ चुका है, कटने के बाद अब मोलिकुलर ग्लू का यूज करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, लाइगेज। लाइगेज से हमारे पास बन चुका है क्या, अगली जो चीज़ बन चुकी है उसे हम क्या बोलेंगे, आरडीएनए। हमारे पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद बन गया, तो बनने के बाद अब होगा क्या, अब मेरे पास क्या था, मेरे पास ये आ चुका है, ये रहा। उसके बाद मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मेनली क्या बोलते हैं, आरडीएनए। इसको आरडीएनए बोला जाता है, ठीक बात है। जैसे ही हमारे पास आरडीएनए आ गया, अब मुझे करना क्या है, इस आरडीएनए को, अब मेरे पास एक सेल होती है जिसका नाम होता है ई-कोलाई की सेल। कौन सी सेल होती है, ई-कोलाई। ई-कोलाई एक बैक्टीरिया है, बेसिकली क्या, ई-कोलाई एक बैक्टीरिया है। मुझे इस सेल को इसके अंदर ट्रांसफर करना है। तो एक चीज़ याद रखना, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये ट्रांसफर होगा उसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चीज़ याद रखना कि व्हेन वी ट्रांसफर ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए या अ जेनेटिक मटेरियल इनसाइड अ बैक्टीरियल सेल के थ्रू जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा ये जो रिकॉम्बिनेंट बनने के बाद जो ट्रांसफ़र करना वो चलता है इकोलाई सेल। अब जैसे ही मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, देखो ध्यान से, ये मेरे पास बन चुका है, दूसरा ये बन चुका है। अब जोड़ने के बाद अंदर जाके ये स्टार्ट कर देगा क्लोनिंग। क्या स्टार्ट कर देगा, क्लोनिंग। क्लोनिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा। उसके बाद जैसे ये ई-कोलाई एक, देखो ध्यान दो, अब मैं चीज़ समझाता हूँ अच्छे से, देखो ध्यान से। अब होगा क्या, क्लोनिंग कैसे चलेगी, मैं क्लोनिंग समझाता हूँ। क्लोनिंग ऐसे चलेगी, मान लो उसके बाद अब ये जैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो हमें पता है कि 2 बैक्टीरिया बनेंगे। अब जैसे ही 2 बैक्टीरिया बनेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो बाहर से डिजायर्ड डीएनए हमारे पास प्रेजेंट था। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने इसके अंदर क्यों डाला कि अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इस ई-कोलाई सेल के अंदर, जो बैक्टीरिया की सेल के अंदर, जब मैं ये डिजायर्ड डीएनए जब डाल रहा था, डालते ही इस ई-कोलाई की जो सेल होती है, इस ई-कोलाई की जो सेल होगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होगी, और इसके अंदर इसके पास कौन सा जीन था, कौन सा जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का। तो फर्दर कॉपी कैसे बनेगी, ऐसे 2 बन गई, ऐसे 2 बन गई। उसके बाद फिर ये आपस में फिर डिवाइड करेंगी, डिवाइड करके 1 2 3 और 4, ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास, वेट अ मिनट, अब ठीक है, ओके। देखो हमारा डिजायर्ड डीएनए अंदर जा चुका है। उसके बाद जैसे ई-कोलाई की सेल डिवाइड करती है तो 2 में, तो 1 से, ध्यान से देखना, ये 1 था, इस 1 से बने 2, फिर डिवाइड करेगी, ओके सॉरी, फिर डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद बने 2 से बने कितने, 2 2 4 बने। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, तो आपको इस तरीके से बताना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये चीज़ बतानी है। तो आपको ये चीज़ बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो वही चीज़ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के जो स्टेप होंगे, वही पहला स्टेप हो गया, डिजायर्ड डीएनए पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करना, दूसरा स्टेप हो गया। देन उसके बाद डीएनए को कट करना, कट करने का काम किसका होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, किसी स्पेसिफिक, याद रखना जब भी डीएनए कट होता है तो वो किसी स्पेसिफिक साइट से होता है, ठीक है। कट गया, उसके बाद हमें किस सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, ई-कोलाई के अंदर। क्यों, क्योंकि मुझे जीन की मल्टीप्लिकेशन करनी है, हो रहा था ना मल्टीप्लाई। उसके बाद कौन कौन से टूल होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना, मुझे कोई प्रोसेस करनी है तो हमें पता है वो प्रोसेस अगर परफॉर्म करनी है तो टूल का तो इस्तेमाल होगा, टेक्निक का तो इस्तेमाल होगा ही। तो सबसे पहले टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ टूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले एंजाइम। देखो जब मैंने आपको बताया था कि वो पूरी प्रोसेस हो रही है तो उसमें एक एंजाइम आया था सबसे पहले, कौन सा, रेस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियेज। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला जो नाम है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर, जो डीएनए को काटते हैं, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। देखो नाम से पता लग रहा है, एक्सो मतलब जो डीएनए को बाहर से काटे, जो डीएनए को, ये डीएनए है, अगर इसको कोई बाहर से काटे तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। अगर मान लो मेरे पास डीएनए है, अगर कोई डीएनए को बीच से काटता है और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटता है तो उसके हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की। आपको पता है क्लोनिंग वेक्टर मॉलिक्यूलर उसकी जरूरत थी, बस आपको बस अपने माइंड में सोच के रखना है कि हमने थोड़ी देर पहले जो पूरी प्रोसेस पढ़ी थी कि रिकॉम्बिनेंट कैसे बनता है, उसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, वही तो टूल होते हैं। जैसे एंजाइम का इस्तेमाल हुआ तो वो एक टूल है, ठीक है। लाइगेज का इस्तेमाल हुआ, वो एक एंजाइम है ना, वो भी एक टूल है। एल्केलाइन फॉस्फेट, ये एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर की बात कर लेते हैं। क्लोनिंग वेक्टर में बात करते हैं, प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं। प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर रहे थे ना कि जो कोई भी एक इस तरह का एक हमारे पास एक मतलब वेक्टर था जिसके साथ मैंने क्या किया था, जिसके साथ मैंने इस डीएनए को यहाँ पर लाइगेट किया था, उसके बाद इसको मैंने ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र किया था, जहाँ अंदर जाके इस जीन ने, जो डीएनए था, उसने अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना ली थी। प्रोसेस को क्या बोलते थे? जब हम ई कोलाई के अंदर इसको भेजते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज थी, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल जो होती है, जो ई कोलाई का, जिसका मैं यूज़ कर रहा था ना, ई कोलाई का, जो ई कोलाई यूज़ कर रहा था, जिसके अंदर मैंने उस डिज़ायर्ड जो हमारा डीएनए है उसको इंसर्ट किया था, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, इंसर्ट करने की प्रोसेस को, ठीक है। तो उस ई कोलाई को या तो मैं बोलूँगा होस्ट, क्या बोलूँगा? होस्ट, जिसमें मुझे डालना है, या उसे मैं बोलूँगा कॉम्पिटेंट होस्ट, तो उसका मतलब सेम है, ठीक है। द होस्ट शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक, मतलब होस्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब उसके पास क्षमता होनी चाहिए कि वो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर सके, ठीक बात है। ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर एक बार बस आपको अच्छे से देखना है। एंजाइम की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा एंजाइम आता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। और वो रिस्पॉन्सिबल क्या काम करते हैं? डीएनए को कट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम वही चीज़ें आ रही हैं। दे आर प्रेजेंट इन, हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मुझे कहाँ से मिलते हैं? ये मुझे बैक्टीरिया से मिलते हैं, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से मिलते हैं? तो इसीलिए अब देखो, रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई बदलाव, रुकाव, तो इसीलिए, और दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया टू प्रोवाइड टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमें डिफेंस मैकेनिज्म देता है, ठीक है। अब जो सबसे पहला, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे पहला जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उसका नाम था हिंद 2। ये 2 है, 2 ऐसे लिखते हैं रोमन नंबर में 2, ये वो वाला 2 है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो बना, देखो एंडोन्यूक्लियस है, एंडो मतलब बीच में से, एक्सोन्यूक्लियस मतलब लिखा होता तो जो कॉर्नर से काटता है, और याद रखना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी स्पेसिफिक पॉइंट या सीक्वेंस पर ही काटता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था? हिंद 2 था, जो आइसोलेट किया गया था। और किसने आइसोलेट किया था? देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत कम है, स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैले ने 1968 में। बस ये याद रख लेना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहला कौन था? हिंद 2, ये हिंद 2 याद रख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि याद रखना, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है या एक्सोन्यूक्लियस होता है, वो बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहचानता है, और डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही काटता है। याद रखना, अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा डीएनए है, ये पूरा का पूरा डीएनए है, और मुझे इस डीएनए को कट करना है, तो मैं यहाँ पर किसी एंजाइम का इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं बीच से काट रहा हूँ तो किसका यूज़ करूँगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। अब जहाँ, अगर ये बीच में से काट रहा है, अब जहाँ से ये काटता है ना, उस साइट को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जहाँ से काटता है, या स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी। उसके बाद अब पता क्या है, ये जो मेनली जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम के भी नाम होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जैसे मैंने बात कर ली, अब एक एंजाइम है जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ना, उसका नाम है, मैंने नाम लिख दिया, उसका एक नाम लिखा मैंने, ई को RI,
ये उसका नाम है। अब बात करते हैं इस पूरे नाम में जो सबसे पहला द कन्वेंशन फॉर नेमिंग कि कैसे किया जाता है। जो ई वर्ड जो होता है ना, ई वर्ड जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमें जीन के बारे में बताता है, ठीक है, जीनस के बारे में, जीन या जीनस, जीनस के बारे में बताता है, ठीक है। और इकोलाई का मतलब इकोलाई एस्केरिचा मतलब इसकी फुल फॉर्म है। और जो सेकंड लेटर, सेकंड जो हमारे पास लेटर होता है, सेकंड टू लेटर, पहला लेटर हमें किसके बारे में बताता है, पहला लेटर किसके बारे में बताता है, हमें जीनस के बारे में। अगले दो लेटर है वो किसके बारे में बताते हैं, जो अगले दो लेटर है वो हमें स्पीशीज के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, स्पीशीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर लेटर है, ठीक है। आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेन। आर का मतलब होता है कि मैंने जो इकोलाई जो बैक्टीरिया मैंने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला है वो कौन सी स्ट्रेन का है, मतलब किस टाइप का है, ठीक है। तो वो आर हमें बताता है नेम ऑफ स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन का मतलब होता है अलग अलग उसके टाइप बैक्टीरिया के, ठीक है। जैसे इको RI1 है, उसका वो कहाँ से आया, इको RI-Y13 से आया है, ठीक है। अब समझते हैं अगली चीज़। तो ठीक है, ई किसके बारे में बताता है, जीनस के बारे में। CO किसके बारे में बताता है, स्पीशीज के बारे में। आर किसके बारे में बताता है, स्ट्रेन के बारे में। और 1 मुझे बताता है, ये एक रोमन नंबर है, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको वाला है जिसकी पहली स्ट्रेन है वो कौन से नंबर पे निकाला था, पहले नंबर पे। अगर ये एंजाइम अगर मैं लिखता हूँ ऐसे इको R सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है कि इस एंजाइम को दूसरे नंबर पे निकाला गया था, ठीक है। तो ये इसकी नेमिंग होती है जो इंपॉर्टेंट है। आप अपनी NCERT को साथ साथ ओपन कर लेना, ठीक है, तो ये जल्दी आ जाएगा आपको समझ में। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं, जो वो रोमन नंबर में किसके बारे में बताता है, फॉलोइंग द नेम इंडिकेट ऑर्डर, हमें ऑर्डर के बारे में बताता है, टू विच एंजाइम वर आइसोलेट, कि कौन से ऑर्डर में एंजाइम को हमने निकाला है, ठीक है। आज तक सिर्फ 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देखने को मिले हैं। और ये जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कितनी स्ट्रेन से निकले हैं, 230, मतलब 230 स्ट्रेन से, बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन है उससे मुझे अब तक कितने एंजाइम देखने को मिले हैं, 900, ठीक है। हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप का होता है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, जैसा कि हमने पढ़ा था। अगर एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है, हमें पता है कि जो DNA होता है ना वो इस तरह से बना होता है। DNA में बहुत सारे क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं, वो तो पता है, लेकिन मेन चीज़ होती क्या है DNA में, ये जो छोटे छोटे मिलके बन रहे हैं इनको बेसिकली बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो बने होंगे इससे न्यूक्लियोटाइड। अब समझने की बात ये है, ठीक है। अब अगर एक्सोन्यूक्लियस अगर एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को एंड से, मतलब कोनों से, तो कौन सा होगा, एक्सोन्यूक्लियस होगा। अगर एंडोन्यूक्लियस है तो वो मेक DNA पर कट लगाएगा एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, और स्पेसिफिक पोजीशन का एक नाम था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। विद इन DNA, जब DNA के अंदर कट लगाएगा तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, रेस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियस, देखो नाम ही बता रहा है इनका, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म का इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है, मैकेनिज्म यूज कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज़ है कि वो इंस्पेक्टिंग करेगा, मतलब वो जांच करेगा पूरे DNA के लेंथ ऑफ DNA की, मतलब अगर ये पूरा DNA है तो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्पेक्टिंग करेगा द लेंथ ऑफ DNA सीक्वेंस की, DNA का सीक्वेंस कैसा है उसको देखेगा। देखने के बाद अब उसके बाद जैसे पूरे सीक्वेंस को देख लेगा, देखने के बाद वो अब एक साइट को रिकॉग्नाइज करेगा जहां से उसको कट लगाना है, उसको पहचानेगा। तो फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, उसके बाद वहां पर कट लगा देगा। कट लगाने का मतलब क्या होता है कि जो डबल हेलिक्स है उसको वहां से तोड़ देगा, ठीक है। ये मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है इस स्ट्रक्चर को तोड़ देगा इस तरीके से। हमें पता है कि जो बीच का जो बॉन्ड है वो भी टूटेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है कि जो शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है वो टूट जाएगी। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं बड़े ही सिंपल चीज़, बड़ी कमाल की चीज़ की, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की। देखो पैलिंड्रोमिक क्या होता है समझाता हूँ। देखो कौन सा सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा, ये पेपर में आपको ये एग्जांपल लिखना है, मैडम, क्या लिखा मैंने, मैडम। अच्छा, एक एंड को क्या बोलते हैं 5 प्राइम, दूसरे एंड को क्या बोलते हैं 3 प्राइम। अब जब मैंने मैडम लिखा, अगर मैं इसको आगे से पढ़ रहा हूँ मैडम, अगर मैं इसको पीछे से पढ़ रहा हूँ
मैडम, मतलब वो सीक्वेंस अगर या तो उनको मैं आगे से रीड करूं या उनको मैं पीछे से रीड करूं, दोनों तरफ से सीक्वेंस सेम रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये पेपर में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया होगा, आपकी एनसीईआरटी में मिल दिया होगा, वो आपको याद करना है। मलयालम, मलयालम लिखा होगा, ध्यान से अब एनसीईआरटी ओपन करके देखना। मलयालम, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको आगे से पढ़ूं MALAYALAM मलयालम, अगर मैं इसको पीछे से पढ़ूं तब भी सीक्वेंस कैसा है, सेम है। तो अगर मैं तो इसलिए ये दोनों एग्जांपल आपको लिखने हैं पेपर में, मैडम का और मलयालम का। तो याद क्या रखना है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं व्हेन वी रीड फ्रॉम द फॉरवर्ड साइड फ्रॉम द बैकवर्ड साइड, ठीक है। द ओरिएंटेशन एंड द सीक्वेंस रिमेन सेम, जिसका सीक्वेंस सेम हो। तो सी द पैलिंड्रोमिक इन डीएनए इज अ सीक्वेंस, ये वो सीक्वेंस होता है और बेस पेयर्स का दैट रीड सेम ऑन टू स्ट्रैंड्स, की जो दोनों स्ट्रैंड्स पर जो सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा और उनकी ओरिएंटेशन भी सेम होगी। जैसे अब ये भी लिखना है GAATTC, अब इसी को उल्टा लिख दो GAATTC। देखो एक को याद कर लो, एक को याद कर लो, ठीक है। अब एक को याद करने के बाद तो ध्यान से देखना, आप एक को याद कर लो GAATTC, मतलब जी के अपोजिट में क्या बनता है C, A के अपोजिट में क्या बनता है T, और A के अपोजिट में T के अपोजिट में A, T के अपोजिट में A, C के अपोजिट में G। एक को याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक उसको अपोजिट में लिख देना, ठीक है। द फॉलोइंग सीक्वेंस जो देखने को मिलते हैं रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड, चाहे उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ें या 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ें, रहेंगे सेम, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, याद रखना कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो बिल्कुल बीच से कट नहीं करता, वो बीच में से थोड़ा सा साइड में कट करता है, यहाँ से, ये याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, मैंने एक चीज़ बताई ना कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो कट करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगा दिया, ये मेरे पास डीएनए था, इस डीएनए के ऊपर क्या हुआ कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया, उसने कट लगा दिया, एंडोन्यूक्लियस आया, ठीक है। जैसे कट लगा देता हूँ, कट लगाने के बाद हमारे पास एक स्ट्रैंड ये आती है, एक स्ट्रैंड ये आती है। एक जो स्ट्रैंड है हमारे पास ये होगी, जो दूसरी स्ट्रैंड होगी हमारे पास इस तरीके से होगी। अब हमारे पास देखो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो चुकी हैं, ये हमारे पास देखो यहाँ पर ये बॉन्ड दिख रहे हैं, ये कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारे पास, इनके जो एंड होंगे ये रे, ये जो एंड होते हैं चिपकने वाले एंड होते हैं, क्योंकि अभी अभी टूटे हैं, तो इन एंड को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड। तो इनको कौन से एंड बोलते हैं, स्टिकी एंड। तो ये स्टिकी एंड्स होते हैं, तो याद रखना ये स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब समझ में आ गया, स्टिकी एंड्स के बारे में समझ में आ गया जो मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन कट द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये वही बताया था कि अगर मुझे डिजायर्ड डीएनए है और मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, अगर मुझे इन दोनों को मतलब ज्वाइंट करके अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो याद रखना रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है, वेक्टर प्लाज्मिड प्लस में फॉरेन डीएनए, इनको और उससे सेम एंजाइम से ही काटना पड़ेगा, ठीक है, वही चीज़ है। अब हम बात करते हैं डीएनए लाइगेज की। देखो डीएनए लाइगेज क्या होता है, डीएनए लाइगेज नाम से पता लग रहा है कि एंजाइम जो रिपेयर करने का काम करता है ब्रोकन डीएनए एंड्स को। ये इन दोनों को जब आपस में मैंने लाइगेट किया था, जोड़ा था ना, जिसके थ्रू मैंने जोड़ा था, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज। तो यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू रिवर्स द, ये क्या लिखा है मैंने, एक्शंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या था, काटना, और उसको मैंने डीएनए लाइगेज से क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके एक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है। और कोई अगर आपसे पूछ ले कि डीएनए लाइगेज का एग्जांपल बताओ, तो T4 डीएनए लाइगेज, तो क्या आएगा, T4 डीएनए लाइगेज। अब हम बात करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेट की, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एल्कलाइन फॉस्फेट जो है उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो अनवांटेड का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन, की कई बार डीएनए अपने आप जुड़ जाता है और गलत तरीके से जुड़ जाता है, तो वो डीएनए गलत तरीके से ना जुड़े किसके साथ में,
इस प्लाज्मिड के साथ में, कि वो इस प्लाज्मिड के साथ में डीएनए गलत तरीके से ना जुड़े, उसके लिए हम एल्केलाइन फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, अब पता तो है ही पॉलीमरेज का क्यों यूज़ करते हैं, ये तो बड़े अच्छी सी बात पता है कि ये एंजाइम हेल्प करता है इन विट्रो वर्ड कहीं भी आ गया ना, इन विट्रो, इसका मतलब होता है लैब में, क्या होता है, लैब के अंदर, ठीक है, लैब सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एक नया डीएनए बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस एंजाइम का। अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर। देखो क्लोनिंग वेक्टर एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए होता है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। हमारा चैप्टर कितना और बाकी है, तो अभी हम इस पार्ट में यही पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम क्लोनिंग वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। आपको ये वीडियो 2-3 बार देखनी है, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।